मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सादुलशहर की क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम अर्थशास्त्र के टॉपिक करने वाले हैं। अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में, इसकी शुरुआत के बारे में और इसके कौन कौन से भाग हैं, इसके सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। और साथ में आज हम आपको एक टॉपिक भी करेंगे, जो टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम बोर्ड पर बढ़िया तरीके से करेंगे ताकि आपको वो आसानी से बढ़िया समझ आ जाए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो। और आपके पूरे सिलेबस के दौरान उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, उससे संबंधित रिलेटेड संबंधित आपको वो बातें सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो आपके अर्थशास्त्र है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो व्यष्टि का पार्ट है, भाग ए व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा आपका भाग ब है जो है समष्टि अर्थशास्त्र। देखो ये है क्या, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे हम। टोटल सबका अर्थ को पढ़ेंगे, व्यष्टि क्या होती है, समष्टि क्या होती है, अर्थशास्त्र की क्या डेफिनेशन होती है, व्यष्टि समष्टि सबकी हम परिभाषा को पढ़ेंगे। एक बार तो हम ये पढ़ रहे हैं, अभी हमारे जो पूरी बुक है उसके अंदर भाग ए और भाग ब, ये दो भागों में, दो पार्ट्स में बांटे गए हैं। पहले पार्ट्स में आप व्यष्टि के अंदर पढ़ोगे, दूसरे पार्ट्स में आप समष्टि के बारे में पढ़ोगे। जो ये दोनों पार्ट है ये 40 अंक का आपका, और ये पार्ट भी आपका क्या है, 40 अंक का है। यानी इसको बिल्कुल बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। व्यष्टि भी 40 अंक की आएगी आपकी, और समष्टि भी आएगी, वो भी 40 अंक की आएगी। देखो व्यष्टि के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। व्यष्टि के अंदर एक तो आप पढ़ोगे जिसकी अर्थशास्त्र का परिचय, व्यष्टि का परिचय, जिसके अंदर क्या होता है, क्या पढ़ने वाले हो आप, क्या चीज़ होती है, समष्टि में क्या होता है। यानी सिर्फ इसकी एक डेफिनेशन होगी सिंपल सी, जो एक आपका पहला लेसन है। जो आपका ये पहला परिचय का लेसन है वो आपका होगा 5 अंक का, जिसको हम इकाई फर्स्ट कहेंगे, ये 5 अंक का होगा। सेकंड आप पढ़ोगे उपभोक्ता का व्यवहार, यानी उपभोक्ता क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, इसकी उपयोगिता वगैरह, उपभोक्ता क्या करता है, उसको हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, और उसका कैसे व्यवहार होता है, और उसका संतुलन कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये जो आपका उपभोक्ता का व्यवहार है, ये टोटल आपका है वो 12 अंक का है, और सबसे सिंपल लेसन कह दो आप। और अगर आपको ये उपभोक्ता का व्यवहार आपको पता चल गया तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, थर्ड इकाई में उत्पादक का व्यवहार भी कर सकते हैं हम, यानी उत्पादक का संतुलन। सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ चलता है ये। यानी परिचय 5 अंक का, उपभोक्ता का व्यवहार आपका 12 अंक का होगा, और उत्पादक का संतुलन यानी उत्पादक से संबंधित करेंगे वो भी आपका क्या होगा, 12 अंक का होगा। और दोनों सेम ही है, सिर्फ एक उपभोक्ता होता है जो वस्तु को खरीदता है, उत्पादक होता है जो वस्तु को निर्माण करता है और उसको उपभोक्ता के पास पहुंचाता है। यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत है। उसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ोगे चौथी यूनिट के अंदर बाजार का स्वरूप, बाजार का स्वरूप कितना हो गया, देखो 12 12 24 और 29 हो गया। और आपका बाजार का स्वरूप है ये है 11 अंक का, यानी 29 और 11 कितने हो गए, 40 अंक। इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, बाजार के बारे में पढ़ोगे, बाजार की डेफिनेशन पढ़ोगे, बाजार के कुछ प्रकार है उसके बारे में पढ़ोगे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार, एकाधिकारात्मक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, यानी बहुत से प्रकार के जो बाजार है, सिर्फ और सिर्फ उसके हम अर्थ पढ़ेंगे। तो ये तो आ गया आपका समष्टि, व्यष्टि का, सॉरी, यानी व्यष्टि है वो टोटल आपकी 40 अंक की है। परिचय होगा वो 5 अंक का होगा, उपभोक्ता का व्यवहार उसका संतुलन पढ़ोगे वो 12 अंक का होगा। उसके बाद उत्पादक का संतुलन पढ़ोगे, उसका व्यवहार पढ़ोगे वो 12 अंक का होगा, और जो बाजार का स्वरूप, बाजार के प्रकार पढ़ोगे वो 11 अंक का होगा। यानी टोटल ये 40 अंक आपको व्यष्टि के अंदर करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका समष्टि, ये भी 40 अंक का है। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं इसमें भी। देखो समष्टि में एक तो पढ़ोगे राष्ट्रीय आय की अवधारणा, फर्स्ट आपकी यूनिट होगी राष्ट्रीय, यानी नेशनल इनकम होती है, उसकी अवधारणा, उसका कंसेप्ट पढ़ोगे आप। जैसे आपने +1 समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, तो देखो इसके अंदर फर्स्ट आपकी यूनिट होगी वो होगी राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। देखो आप ये 10th के अंदर और +1 में पढ़ चुके हो। नेशनल इनकम राष्ट्रीय है, इसके अंदर जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद है,
सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, शुद्ध घरेलू उत्पाद है, यानी बहुत सी ऐसी उदाहरणें हम +1 और 10th के अंदर पढ़ चुके हैं, सिर्फ उसको हम रिपीट ही करना है थोड़ा डिटेल से। ये आपका होगा, वो होगा आपके 11 अंक का, यानी नेशनल इनकम है वो आपके 11 अंक की है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी समष्टि की यूनिट है उसके अंदर पढ़ोगे मुद्रा और बैंकिंग। देखो मुद्रा का अर्थ, मुद्रा का निर्माण कैसे हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, उसके बाद मुद्रा विनिमय प्रणाली आ गई। उसके बाद बैंकिंग क्या होती है, और व्यावसायिक बैंक आरबीआई जो हमारा रिजर्व बैंक है, केंद्रीय बैंक है, उसके बारे में पढ़ोगे, उसके कार्य पढ़ोगे। और ये आपका है 10 अंक का, जिसके अंदर मुद्रा के बारे में पढ़ना पड़ेगा और आपको बैंकिंग के बारे में, बैंक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बैंक जैसे हमारे व्यावसायिक बैंक, व्यापारिक बैंक, वाणिज्य बैंक है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बारे में पढ़ोगे, उसके कार्य के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद नेक्स्ट इसकी यूनिट है आय व रोजगार का निर्धारण। आय व रोजगार का निर्धारण। देखो समष्टि का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका लेसन है वो ये है, आय और रोजगार का निर्धारण, क्योंकि आपने पढ़ा भी था +1 में 1929 के अंदर एक महामंदी आई थी पूरे विश्व के अंदर। उस मंदी से निपटने के लिए जो किन्स था उसने अपना एक विचारधारा दी थी, जिसको बात करते हैं हम आय और रोजगार का निर्धारण। भी आय का निर्धारण कैसे किया जाए, क्योंकि आय थी नहीं लोगों के पास, वही तो महामंदी थी। लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए, रोजगार कैसे दिया जाए, रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए, इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, ये पूरा सोर्स है वो इसके अंदर आप पढ़ोगे। और ये जो है आपका 10 अंक का। उसके बाद नेक्स्ट इसका आएगा वो यूनिट, उसके अंदर पढ़ोगे बजट और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवधारणाएं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, बजट को पढ़ोगे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पढ़ोगे। बहुत सिंपल लेसन है भाई। बजट पढ़ते हुए आप देखते ही हो, हर साल हमारे यहाँ फरवरी मंथ के अंदर जो बजट पेश किया जाता है, पूरे वर्ष का जो हमारी आय और व्यय का, हम बजट को ये कह सकते हैं आय और व्यय का ब्यौरा, यानी पूरा वर्ष के दौरान कितना पैसा खर्च होना है, कितनी इनकम होनी है सरकार को, कहाँ कहाँ पैसा खर्च करेगी वो, यानी टोटल बजट के बारे में पढ़ोगे आप। कितने प्रकार के बजट होते हैं उसके प्रकार स्वरूप पढ़ोगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी एक देश का जो दूसरे देश के साथ व्यापार है होता है, जैसे भारत का अमेरिका के साथ है, यानी उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ोगे। और ये जो आपका है वो 7 अंक की यूनिट है, सबसे सिंपल यूनिट है, ये 7 अंक की है। उसके बाद एक लास्ट बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक जिसे हम बोलते हैं नगद विहीन लेन देन। सब जानते हो आप, नगद विहीन लेन देन। देखो हमारे नरेंद्र जी मोदी ने भी कहा था भी पैसे का कम से कम यूज करो। ऑनलाइन जैसे हम कोई वस्तु वगैरह मंगवाते हैं, ऑनलाइन वस्तुओं को बेचते हैं, यानी नगद विहीन, यानी नगद नहीं रखना पैसे हमें एटीएम कार्ड के द्वारा, जो भी बहुत से सरकार ने ऐप चला रखे हैं उसके द्वारा हमें क्या करना है, लेन देन करना है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपका 2 ही अंक का है। और ये सब जानते हो आप, अमेजन जॉन, ये जो बहुत से बने हुए हैं ऐप जिसके द्वारा हम वस्तुएं घर पर बैठे वस्तु मंगवा सकते हैं, अपनी वस्तुएं हम बेच भी सकते हैं, यानी ये नगद विहीन लेन देन है। ये 2 अंक का है। तो कितने हो गए देखो, 10, 10, 20, 17, 18 और 28, 38 और 2, 40, यानी ये भी आपका जो पार्ट है वो समष्टि का 40 अंक का है। देखो आज हम करने वाले हैं इसके परिचय के बारे में और थोड़ा उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले इसके नाम से ही, इस शब्द के नाम से ही, एक अर्थशास्त्र में। हम जब अर्थशास्त्र की हमने शुरुआत ही की है, देखो मैं आपको पहले ही कहता था आपने +1 में अर्थशास्त्र नहीं पढ़ी, अर्थव्यवस्था पढ़ी है। +2 के अंदर आप पढ़ने वाले हो अर्थशास्त्र। तो है क्या ये, देखो अर्थशास्त्र, अर्थ माने आपने सुना भी होगा धन होता है, पैसा होता है। शास्त्र ये भी आपने सुना होगा, ये शास्त्र में लिखा हुआ है, ये बुकों में लिखा हुआ है। इसका मतलब जो धन से संबंधित जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, जो धन या पैसे से संबंधित जो नियम और सिद्धांत है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं।
क्योंकि अर्थ माने होता है धन या पैसा, शास्त्र माने यानी उसका धन और पैसे का जो नियम सिद्धांत जो उसके अंदर लिखा हुआ होता है उसके बारे में, उसको हम बोलते हैं अर्थशास्त्र। देखो जो अर्थशास्त्र है ना, अगर उसको हम एक डेफिनेशन के रूप में डालनी चाहिए, कई बार बच्चे कहते हैं सर हमें अर्थशास्त्र पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी धन के बारे में पढ़ने की, पैसे के बारे में पढ़ने की। देखो हमारा देश है वो एक विकासशील देश है। कौन सा देश है? विकासशील देश है। और ये आप +1 में पढ़ चुके हो भी, अभी तक हम पूर्ण विकसित नहीं हुए, अभी तक हमारे पास इतने संसाधन नहीं है हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। यानी अभी तक हमें बहुत सी लोग हैं, बहुत जनता है जो बेरोजगार है, बहुत से संसाधन है जो बेकार पड़े हैं, सबका उपयोग नहीं किया गया है। तो इसी कारण हमें अधिक अर्थशास्त्र पढ़ने की जरूरत पड़ी थी। देखो हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात करते हैं। देखो हमारे पास जो हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो बहुत होती है, हम बोल सकते हैं अनंत होती है, लेकिन जो हमारे पास संसाधन होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब आप एग्जांपल ले सकते हो अपने ऊपर ही, मैं भी बहुत सी कहता हूँ कि मेरे को अच्छी एक कार चाहिए, बढ़िया मकान चाहिए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इसका मतलब आवश्यकताएं तो बहुत है मेरी, अगर मैं एक आवश्यकता पूरी कर भी लेता हूँ तो एक पूरी करता हूँ तो 10 आवश्यकताएं जन्म ले लेती है, लेकिन उतने पास मेरे पास पैसे नहीं होते, इतने पास मेरे पास धन नहीं होता। अगर मेरे पास संसाधन होते तो मान ली मेरी आवश्यकताएं बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, जितनी आवश्यकताएं बढ़ रही है उतना पैसा है मेरे पास, तो मेरे को जरूरत ही नहीं है अर्थशास्त्र पढ़ने की, सबकी आवश्यकताएं पूर्ति होती जाएगी। हमें ये पढ़ने की, ये जो पूरा करने की हमें बात जरूरत ही नहीं पड़ती, आवश्यकता ही नहीं रहती। तो हमें अर्थशास्त्र इसलिए पढ़नी पड़ी क्योंकि हमें इन कम संसाधन के द्वारा हमें आवश्यकताएं पूर्ति करनी है। इन नियमों के द्वारा, इन सिद्धांतों के द्वारा हमें क्या करना है, कम संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना है, उसका यूज ऐसे करना है ताकि हमारी अधिक से अधिक आवश्यकताएं क्या हो जाए, पूरी हो जाए, पैसा अपव्यय भी न हो। तो यही अर्थशास्त्र की डेफिनेशन है, यही अर्थशास्त्र का अर्थ है भी कम संसाधन के द्वारा या सीमित संसाधन के द्वारा अधिक से अधिक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना या अधिक से अधिक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना ताकि हमें अधिक क्या हो, संतुष्टि प्राप्त हो, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। देखो ये है अर्थशास्त्र, नाम और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब आप पूरे अर्थशास्त्र की जितनी भी व्यष्टि पढ़ते हो या समष्टि पढ़ते हो, पूरी का पूरा मैटर इस पर घूमेगा। बस भी आप व्यष्टि का पढ़ोगे पार्ट, जिसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, भोक्ता का व्यवहार पढ़ोगे, उत्पादक का पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे वो टोटल इस पर घूमेगा। भोक्ता के पास भी संसाधन कम होते हैं, आवश्यकताएं बहुत होती है, उत्पादक के पास भी संसाधन कम होते हैं, आवश्यकताएं बहुत होती है। बस इन्हीं कम संसाधनों से हमें अधिक से अधिक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है ताकि हमें अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो सके, ताकि इन संसाधनों का यूज भी अच्छा हो जाए, अपव्यय भी ना हो, कोई बेकार भी ना पड़ा रहे। चलो ये तो आगे हमारी अर्थशास्त्र की डेफिनेशन, एक सिंपल सी लैंग्वेज में। अर्थशास्त्र का अर्थ होता है धन या पैसे के जो नियम सिद्धांत से संबंधित जो विषय होता है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। धन, पैसा, उससे नियम, धन से संबंधित सिद्धांत, उनके प्रकार से संबंधित जो विषय होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है, सीमित संसाधनों के द्वारा अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। देखो बात करते हैं हम देखो मैंने आपको बताया भी था, जितने भी हमने शब्द पहले लिखे हैं उन सब का मैं अर्थ बताऊँगा आपको। अर्थशास्त्र का अर्थ आपको पता चल गया। अब हम इस अर्थशास्त्र को 2 पार्ट्स में बांट दिए गए। एक तो बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो आपको बता चुका हूँ, एक बोलते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र। देखो इसको 2 भागों में बांट दिया गया, कोई बड़ा मैटर नहीं है। अब देखो जो भी इसका अर्थ है आपको, देखो मैंने इससे आधार पर ही हमने अर्थ, धन, शास्त्र, नियम, सिद्धांत, इसके आधार पर ही, नाम के आधार पर ही आप क्या कर सकते हो, इसका अर्थ याद कर सकते हो। देखो व्यष्टि, व्यय शब्द होता है, व्यय से बनता है व्यक्तिगत। समष्टि स होता है, स से बनता है संपूर्ण। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। जहां पर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है, कोई भी शब्द आपको दे दे, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है अपने दिमाग में भी वो एक का अध्ययन हो रहा है क्या। व्यक्तिगत होता है इंडिविजुअल, एक का अध्ययन।
तो होता है वो समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। जब संपूर्ण यानी सभी इकाइयों का अध्ययन होता है इकट्ठा, उसे बोलते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र। देखो बिल्कुल सिंपल से आपके सामने, और मेरे हिसाब से इसका अर्थ आपको याद हो भी गया होगा। व्यष्टि व्यय से बनता है, देखो ये तो वैसे ही ट्रिक है जिससे आप बता सकते हो। व्यष्टि व्यय से बनता है व्यक्तिगत, समष्टि स से बनता है संपूर्ण, इसका मतलब सभी इकाइयों का अध्ययन। अब इसके आधार पर आप बता सकते हो, अगर एक इकाई का अध्ययन होता है एक चीज़ का, यदि योग का अध्ययन होता है, योग क्या होता है, संपूर्ण होता है, इकाइयों को जोड़ देते हैं हम बस, यानी एक से ज़्यादा इकाइयों का अध्ययन होता है, उसे बोलते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र। और जब एक का अध्ययन करेंगे उसे बोलते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। और संपूर्ण, योग, व्यापक, बड़ा, ये भी कह सकते हो आप। एक इकाई छोटी होती है यानी छोटा अध्ययन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इकाई होती है, इसका मतलब व्यापक अध्ययन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम छोटा सा। जैसे मान लो मेरा एक परिवार है, अगर मेरे परिवार में अगर मेरा खुद का अध्ययन हो रहा है, मेरे का सिर्फ मेरा अध्ययन होगा, तो मैं आऊँगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में। भी सिर्फ पूरे परिवार में सिर्फ मेरा अध्ययन हो रहा है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगर पूरे परिवार का अध्ययन हो रहा है, मेरे माता का, पिता का, मेरे भैया भाभी, जो भी जितने परिवार में सदस्य है, तो वो किस में चला जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में। बस पूरे परिवार का अध्ययन हो रहा है समष्टि, अगर सिर्फ मैं हूँ, मेरा अध्ययन हो रहा है तो व्यष्टि, यानी एक का अध्ययन व्यष्टि में, एक से ज़्यादा सभी का, संपूर्ण का अध्ययन समष्टि के अंदर। इसका मतलब जैसे आप व्यष्टि का जितना भी पार्ट आपको दिया है उस पार्ट के अंदर आप पढ़ोगे वो सिर्फ एक इकाई के आधार पर पढ़ोगे। समष्टि का जो आप पार्ट पढ़ोगे वो एक से ज़्यादा इकाइयों के आधार पर, यानी योग जोड़ के आधार पर, संपूर्ण के आधार पर पढ़ोगे। देखो मेरे हिसाब से आपको अर्थशास्त्र का अर्थ भी पता चल गया होगा, व्यष्टि का अर्थ भी आपको बिल्कुल सिंपल से लहजे में मैंने आपको बता दिया है। समष्टि, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर आप एक बार सुन चुके हो, एक बार अगर आप अपने कॉपी के ऊपर ऐसा कोई टेबल वगैरह बना लोगे तो बढ़िया याद हो जाए। इसके हम अंतर भी करेंगे व्यष्टि और समष्टि में। हाँ, अगर इनका आपको अर्थ पता होगा तो मेरे हिसाब से अंतर आप बता सकते हो। अगर आपको अभी मैं 1% दे दूँ, व्यष्टि और समष्टि में अंतर बताओ जी, आप तो बता सकते हो। व्यष्टि छोटा अध्ययन होता है, समष्टि बड़ा अध्ययन होता है। व्यष्टि का एरिया छोटा होता है, समष्टि का व्यापक होता है। व्यष्टि में एक इकाई का अध्ययन होता है, समष्टि में एक से ज़्यादा इकाई का अध्ययन होता है। यानी सिंपल से तरीके से आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको अर्थ को पढ़ना है। अगर आपको शब्दों का अर्थ, उसकी डेफिनेशन पता चल गई तो आसानी से आप उसका टोटल जितना भी उसकी परिभाषा पूछे तो भी बता सकते हो। देखो व्यष्टि की परिभाषा अर्थ लिखो तो आप बता सकते हो, जिसमें व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन हो उसे व्यष्टि कहते हैं। समष्टि का पूछे बता सकते हो, जिसमें संपूर्ण, व्यापक, योग, बड़ा अध्ययन हो उसको समष्टि बोलते हैं। उदाहरण पूछे आपसे तो बता सकते हो, परिवार में जब एक का अध्ययन होता है उसको व्यष्टि कहते हैं, पूरे परिवार का अध्ययन होता है उसे समष्टि कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर आपको परिभाषा अर्थ पता चल गया ना, उसके बाद आपको प्रश्न उत्तर याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। आसानी से आप टोटल जितने भी प्रश्न होंगे वो आंसर दे सकते हो। चलो अब बात करते हैं हम देखो आज हम ये जो व्यष्टि और समष्टि ये आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी इसको डिटेल से कर लेंगे। मेरा पहला आज का मकसद ये था कि आपको सिर्फ शब्दों से परिचित करवाया जाए कि व्यष्टि क्या होती है, समष्टि क्या होती है। आज जो मेन टॉपिक करने वाले हैं वो है उपभोक्ता का व्यवहार। ये जो आपकी यूनिट है सेकेंड, और उसके अंदर पढ़ोगे उपभोक्ता का संतुलन। एक आपको बता देता हूँ, आपको मैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंस। इसका 1% आप कभी भी कोई भी पुराने पेपर उठा लो, आपको 1% अवश्य इसका मिले ही मिलेगा, और वही बड़े वाला 5 या 6 नंबर का। तो इसको ध्यान से पढ़ना। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लोगे तो इसका जो आने वाला नेक्स्ट चैप्टर है, जिसको हमने कहा था उत्पादक का व्यवहार, उसको आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सिर्फ और सिर्फ 1-2 शब्दों को चेंज करना है। इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी है, और सबसे ज़्यादा हार्ड भी है। अगर आप इसको एक एक शब्द को समझ लोगे तो सबसे ज़्यादा सिंपल भी है, आपको जरूरत नहीं रहेगी रट्टा मारने की। चलो बात करते हैं उपभोक्ता का व्यवहार। चलो हम यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले उपभोक्ता क्या होता है, इसका अर्थ बता दो आप। उपभोक्ता क्या होता है?
हम भी उपभोक्ता जानते हो, जो वस्तु का उपभोग करता है। हम इसके आधार पर एक लड़ी बना लेते हैं। उपभोक्ता यानी जो वस्तु का उपभोग करता है, बिल्कुल सिंपल है। अब वस्तु का उपभोग क्यों करता है? क्योंकि वो वस्तु उसके लिए उपयोगी होती है, उपयोगी होती है। अब उपभोग करने के बाद क्या होता है? क्योंकि उसको संतुष्टि प्राप्त होती है। देखो बिल्कुल ये एक पर्सन भी आपका उपयोगिता और संतुष्टि, और है देखो कितना सिंपल। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो अपनी आवश्यकता को, संतुष्टि को पूरा करने के लिए वस्तु का उपभोग करता है, उसे क्या बोलते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, मेरे को भूख लगी है और मेरे को खाना खाना है। इसका मतलब खाना मेरे लिए क्या है? उपयोगी है। खाना मेरे लिए क्या है? उपयोगी है। क्यों? क्योंकि उससे मेरे को संतुष्टि प्राप्त होगी, मेरी आवश्यकता की पूर्ति होगी, तब मैं क्या करूँगा? उसका उपभोग करूँगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसका मतलब उपभोक्ता वह होता है जो वस्तु का उपभोग करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो वस्तु उसके लिए उपयोगी होती है। उपयोगी क्यों होती है? क्योंकि उस वस्तु का उपभोग करने पर उसको क्या मिलती है? संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी उसकी आवश्यकता पूर्ति होगी। जैसे मेरे को भूख लगी है, अगर मैंने खाना खा लिया तो इसका मतलब मेरे को संतुष्टि मिल गई। ठीक है। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो इस बोर्ड के ऊपर ये मैं मार्कर क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि ये मार्कर यहाँ पर उपयोगी है। अगर आज मैं यहाँ पर मान लेते हैं मेरे को पेन दे दिया जाए, पेन यहाँ पर उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन कॉपी के अंदर पेन की उपयोगिता है, मार्कर की उपयोगिता नहीं है। यानी हम किसी वस्तु का उपभोग तब करते हैं जब हमारे लिए उपयोगी होता है। अगर हम इन दोनों की बात करें, देखो ये तो सिंपल सी बात है, ये वस्तु का उपभोग करता है, इसी कारण उसको उपभोक्ता कहते हैं। हम भी वस्तु का उपभोग करते हैं, पेन, कॉपी, किताबें खरीद कर लाते हैं, हम बाज़ार के अंदर सब्जियां वगैरह खरीद के लाते हैं, इसका मतलब हम उपभोक्ता है। अब आगे उपयोगिता और संतुष्टि में क्या अंतर है? देखो मैं आपको ये प्रश्न यहाँ पूछ लेता हूँ। एक तो होती है उपयोगिता और एक होती है संतुष्टि, इसमें क्या अंतर है? देखो कितना सिंपल सा शब्द है, देख लेते हैं। देखो कोई ये वस्तु है, एक्स वाई कोई वस्तु है, एक्स वस्तु है। जब मैं वस्तु का उपभोग करता हूँ, यानी मान लेते हैं खाना पड़ा है मेरे सामने, मेरे को भूख लगी हुई है, इसका मतलब खाना मेरे लिए उपयोगी है, लेकिन खाना खाने के बाद मेरे को मिलती है संतुष्टि। इसका मतलब उपभोग करने से पहले की स्थिति होती है उसको तो बोलते हैं उपयोगिता, उपभोग करने के बाद की स्थिति होती है उसको बोलते हैं संतुष्टि। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, क्योंकि मैं घर जाके खाना मांगता हूँ क्योंकि खाना मेरे लिए उपयोगी है, यानी अब तक मैंने उसका भोग किया नहीं है, भोग करने के पहले की स्थिति उसको बोलते हैं उपयोगिता, क्योंकि अभी तक मैंने उसका यूज नहीं किया, और यूज करने के बाद जो मेरे को मिलता है उसे बोलते हैं संतुष्टि। देखो बिल्कुल सिंपल सी ले, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, उपभोक्ता जो वस्तु का उपभोग करता है, उपयोगिता क्योंकि उस वस्तु से उसको संतुष्टि प्राप्त होने वाली है, इसलिए वस्तु उसके लिए उपयोगी होती है, और जब उस वस्तु का यूज कर लेता है तब उसको प्राप्त होती है संतुष्टि। तो उपयोगिता और संतुष्टि में अंतर अर्थ समझ चुके होंगे। यानी ये आप एक सिंपल सी लाइन में बता सकते हो, उपभोग से पहले की स्थिति। देखो मैं आपको लिख देता हूँ, उपभोग से पहले की स्थिति क्या होगी? उपयोगिता। अभी तक उपभोग यानी उस वस्तु का यूज नहीं किया गया। सेकंड में बात करूं, उपभोग के बाद की स्थिति, यानी उसे बोलते हैं हम संतुष्टि। इसका मतलब उस वस्तु का यूज कर लिया गया है, उस वस्तु का यूज कर लिया गया। मान लेते हैं आज हमने कोई वस्तु का, मान लो मैंने खाना खा लिया, पूरी संतुष्टि मिल गई मैंने। अब मान लो मेरे पास खाना लाया जाता है, क्या वो मेरे लिए उपयोगी होगा? नहीं होगा, क्योंकि अब मैं उपयोगिता से निकल कहाँ हो गया? संतुष्टि में पहुँच चुका हूँ। यानी उससे पहले मेरा यूज नहीं किया गया था तो उपयोगिता थी, अब मैंने यूज किया है, अब मेरे लिए कोई उपयोगिता नहीं है, बल्कि मेरे पास क्या है? संतुष्टि है। यानी उपभोग से पहले की स्थिति होती है उसे उपयोगिता बोलते हैं, और उपभोग के बाद की स्थिति होती है उसको हम संतुष्टि बोलते हैं। देखो ये तो सिर्फ लेसन का, देखो मैं पहले ही बोलता था, प्लस वन में बोलता था कि जब भी आप कोई टॉपिक शुरू करो ना, या जैसे मान लो हम बुक शुरू करते हैं, देखो मैंने बताया था अर्थशास्त्र की बुक आपने शुरू की, तो सबसे पहले उस बुक का नाम याद करो, आप उसको याद करो भी उस बुक में, उस नाम में क्या है। अगर नाम का आपको अर्थ याद आ जाता है, डेफिनेशन पता चल जाती है,
तो 50% आपका सिलेबस ऐसे ही कवर हो जाता है। उसके बाद जैसे आप यूनिट शुरू करते हो, जैसे उपभोक्ता का व्यवहार आपने शुरू किया है, उसका लेसन का नाम है उपभोक्ता का संतुलन। सबसे पहले आप उपभोक्ता को पढ़ लो, उसका अर्थ समझ लो, उसकी डेफिनेशन समझ लो, और मेरे हिसाब से 50% लेसन तो आपके वैसे ही याद हो जाता है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती। यानी जब भी शुरू करो लेसन के नाम से शुरू करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। देखो उपभोक्ता के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आपने तो ये तो पढ़ लिया भी उपयोगिता और संतुष्टि। अब हम पढ़ेंगे उपयोगिता क्या चीज़ होती है। देखो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर चीज़ का अर्थ, उसकी डेफिनेशन करते हुए हम आगे पढ़ेंगे। देखो उपभोक्ता का संतुलन है ना, वो तो आपको बाद में प्राप्त होगा। सबसे पहले हमें तो यही प्राप्त करना है कि इनके अर्थ क्या हैं। बाद में संतुलन तो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का काम है। और जब मैं इनके अर्थ बता दूंगा, आपको कंप्लीट कर दूंगा ना, तो संतुलन तो आप खुद ही कर लोगे, यानी लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो उपयोगिता क्या चीज़ होती है, और ये मैं उपयोगिता के बारे में बता चुका हूँ। उपभोग करने से जो पहले की स्थिति होती है उसे उपयोगिता कहते हैं। अब जो उपयोगिता होती है वो आप पढ़ोगे 2 प्रकार की होती है आपके जो सिलेबस में है। एक तो हम बोलते हैं कुल उपयोगिता, और एक बोलते हैं हम सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब मैं उपयोगिता के बारे में सबसे पहले आपको बताता हूँ एक परिभाषा। मैंने तो ये कह दिया कि वस्तु के उपभोग करने से पहले की जो स्थिति होती है उसको हम उपयोगिता कहते हैं, उपयोगी कहते हैं। अब इसके अंदर हम डेफिनेशन लें तो उसके बारे में, डेफिनेशन के बारे में पढ़ सकते हैं भी उपयोगिता है क्या चीज़। देखो किसी वस्तु में, एक हम सिंपल सी बात बताता हूँ मैं मेरी लैंग्वेज में, किसी वस्तु में संतुष्टि देने की पावर या शक्ति, बस वही क्या होती है, उपयोगिता होती है। भी जिस वस्तु में, आज देखो मेरे पास अगर मेरे को ऐसी कोई वस्तु जो मेरे को संतुष्टि दे सकती है वो मेरे लिए उपयोगी है, जो संतुष्टि नहीं दे सकती वो मेरे लिए उपयोगी नहीं है। मान लेते हैं स्वेटर की बात करते हैं, हम गर्मियों के अंदर है। अब स्वेटर उपयोगी है हमारे लिए क्योंकि वो हमें संतुष्टि नहीं दे सकती, तो इसका मतलब वो हमारे उपयोगी नहीं है। अगर सर्दियों में हम जाएंगे तो स्वेटर कोट है, वो भी मैं क्या दे सकती है, संतुष्टि दे सकती है। इसका मतलब वो हमारे लिए उपयोगी है। इसका मतलब जिस वस्तु के अंदर संतुष्टि देने की, संतुष्टि प्रदान करने की जो शक्ति होती है वही उसकी उपयोगिता होती है। अगर ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करती है तो वो ज़्यादा उपयोगी होगी, अगर कम संतुष्टि प्रदान करती है तो वो कम उपयोगी होगी। सिंपल सी बात है। आप सर्दियों के अंदर कोट वगैरह लेने जाते हो, दुकानदार आपको कहता है ये एक साइड में पहना जाएगा, ये 2 साइड में पहना जाएगा। इसका मतलब एक साइड वाला वो आपके लिए कम उपयोगी है, उसके लिए आप कम पैसे देने के लिए तैयार होते हो। 2 साइड के अंदर उसकी थोड़ी विशेषता ज़्यादा है, यानी वो आपको ज़्यादा उपयोगिता प्रदान कर रहा है। या आप इसको शादी विवाह में पहन सकते हो, घर पर भी पहन सकते हो, स्कूल में पहन सकते हो। इसका मतलब उसकी उपयोगिता ज़्यादा है, इसका मतलब वो आपको संतुष्टि ज़्यादा दे रहा है। तो सिंपल सी बात है कि वस्तु में संतुष्टि देने की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वही उसकी क्या होती है, उपयोगिता होती है। इसका कोई बड़ा मैटर नहीं है। भी सिंपल सी आपको यही बात लेकर चलनी है। तो किसी वस्तु में संतुष्टि देने की शक्ति या पावर ही क्या होती है, उपयोगिता होती है। और मेरे हिसाब से आप उपयोगिता का अर्थ, उसकी डेफिनेशन समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं उपयोगिता के प्रकार की, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। देखो मैं आपको अभी तक उपभोक्ता के संतुलन में नहीं लेकर गया हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको इन जो शब्द आ रहे हैं आपके सामने उनका अर्थ बता रहा हूँ आपको मैं। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखो हमने अर्थशास्त्र का अर्थ किया, व्यष्टि का किया, समष्टि का किया, उपभोक्ता का किया, आप उपयोगिता का कर रहे हैं। उपयोगिता बिल्कुल सिंपल है। कोई वस्तु, कई बार दुकान पर जाते हैं ना, कोई घर पर ही जाते हैं और वो हमें वस्तु देता है, हम ये कहते हैं हमारे पीछे फेंकोगे तो भी नहीं उठाएंगे, इसका मतलब वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। कई बार हम किसी वस्तु को लेने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो हमें ज़्यादा संतुष्टि दे रही है, इसका मतलब वो हमारे लिए उपयोगी है। इसका मतलब उपयोगिता की परिभाषा क्या हुई, जो वस्तु के अंदर जितनी शक्ति होगी संतुष्टि की उतनी उपयोगी होगी। अगर संतुष्टि की शक्ति उसमें नहीं होगी तो वो हमारे लिए उपयोगी भी नहीं होगी। चलो हम बात करते हैं कुल और सीमांत की।
कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। देखो आपको मैं यहाँ पर जो बताने वाला हूँ, यानी ये मान के चलो अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपके कम से कम 10 लेसन कंप्लीट होने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ नाम ही चेंज करने हैं आपको, तो सिर्फ ये कुल और सीमांत को याद करने हैं। बाकी उपयोगिता तो पता ही है, बता ही दिया उपयोगिता क्या होती है, सब पता है। अब देखो कुल उपयोगिता, इसका मतलब कुल क्या होता है, जोड़ ही तो होता है, योग ही तो होता है। इसमें होता क्या है, मान लेते हैं आज मैंने एक केला खाया, उससे मेरे को 30 उपयोगिता मिली। मैंने दूसरा केला खाया, मेरे को 22 उपयोगिता मिली। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये घट क्यों रही है? क्योंकि ये तो आपको पता है, जब किसी वस्तु का हम भोग ज़्यादा करेंगे तो संतुष्टि कम, मतलब उपयोगिता कम होनी शुरू हो जाएगी। मान लेते हो आपने एक पेन सेट लिया, नया लिया, बहुत अच्छा लगता है, अगर वैसे ही दूसरा और लिया तो हम खरीदते ही नहीं है भी, ऐसा तो मेरे पास पड़े है, इसका मतलब उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। भी कोई वस्तु होती है, जब भी हम उस वस्तु का भोग बढ़ाते हैं तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाती है, कम में हो जाती है। आप सॉन्ग पर भी ले सकते हो, कोई सॉन्ग अच्छा आया पंजाबी वगैरह, उसको सुनते हो, फिर बैक कर सुनते हो, फिर बैक कर सुनते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब उस आप उस सॉन्ग को, गीत को सुनोगे नहीं कभी, क्योंकि उसकी उपयोगिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलो अब ऐसा क्यों है, इस टॉपिक को मैं यही छोड़ता हूँ एक बार। इससे पहले का जो एक टॉपिक है वो बता देता हूँ। भी आप सर कहोगे जी हमें क्या पता 30 उपयोगिता मिली है, हमें क्या पता 22 उपयोगिता मिली है, फिर मैंने केला खाया मेरे को क्या पता 30 या 22 मिली है। तो इससे संबंधित एक विचारधारा है, वो पढ़ने वाले हैं। बस सिंपल सही है, वो बता देता हूँ। देखो उपभोक्ता से संबंधित दो विचारधाराएं पढ़ोगे आप। एक तो पढ़ोगे गणनावाचक विश्लेषण होगा, जो उपभोक्ता का व्यवहार करोगे आप। एक आप पढ़ोगे क्रमवाचक। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। गणना यानी जिसकी गणना की जा सके, जिसको हम मात्रा में व्यक्त कर सकें, 1 2 3 4, यानी जिसकी हम गणना कर सकें। देखो जो व्यक्ति थे, एक तो प्रोफेसर मार्शल और एक प्रोफेसर पिग्गू, ये वो अर्थशास्त्री थे जो ये कहते थे कि जब भी उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता है तो उसकी गणना की जा सकती है, उसको संख्या में माप सकते हैं, 30 22 10 12 कितनी उपयोगिता मिली। इसका मतलब इनको गणनावाचक विश्लेषण विचारधारा में रखा गया है। ये कहते हैं जैसे मान लो मैंने कोई वस्तु का उपभोग किया, मैंने पेन शर्ट पहने, तो हम उसको माप सकते हैं कि उसको कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई है, कितनी कुल उपयोगिता मिली है, कितनी सीमांत उपयोगिता मिली है। तो ये व्यक्ति वो थे जो गणनावाचक विश्लेषण से संबंधित थे। बस उनका एक ही मैटर था। इससे संबंधित आप दो सिद्धांत भी पढ़ोगे, लेकिन पहले हम अर्थ पढ़ लेते हैं। भी गणनावाचक जिसकी उपयोगिता को मापा जा सकता है, उपयोगिता को मापा जा सकता है, बस ये इसका सिंपल सा अर्थ है और कुछ भी नहीं है। ये जितनी भी आप मान लो 1 2 पेरा पढ़ोगे, 1 2 लेसन पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस सबका निष्कर्ष ये निकलेगा भी गणनावाचक वाले ये कहते हैं भी उपयोगिता को मापा जा सकता है, बस। अब क्रमवाचक वाले क्या आए थे, इन्होंने इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा था भी उपयोगिता को माप नहीं सकते हम, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। अब मैंने कोई वस्तु पेन शर्ट पहनी है या कोई और किसी मेरे सामने वाले ने, सर ने पेन शर्ट पहनी है, तो क्या पता उनको कितनी उपयोगिता मिली है, मेरे को कितनी मिली है। आप भी खाना खा रहे हो, मैं भी खाना खा रहा हूँ, हो सकता है आपको ज़्यादा मिल रही हो, मेरे को कम मिल रही हो। यानी कहने का मतलब ये कहते हैं उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, बल्कि क्रम प्रदान किया जा सकता है, बस ये ध्यान रखना। बस इसके नाम के आधार पर ही नाम रखा गया है। गणनावाचक विश्लेषण यानी गणना की जा सकती है, उपयोगिता को मापा जा सकता है। क्रमवाचक विश्लेषण ये कहते हैं गणना नहीं की जा सकती, सिर्फ क्रम दिया जा सकता है। और इसके अंदर आप पढ़ोगे एक तो हिक्स और एक पढ़ोगे एलन। ये वो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कहा था भी उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, सिर्फ क्रम प्रदान किया जा सकता है। यानी जो आपका उपभोक्ता का व्यवहार पढ़ोगे वो इसके आधार पर भी पढ़ोगे और इसके आधार पर भी पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपयोगिता में गणनावाचक विश्लेषण की, और गणनावाचक विश्लेषण में मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आते हैं, देखो हम पढ़ रहे थे कुल उपयोगिता।
मैंने आपको उदाहरण दिया, मैंने एक केला खाया, मेरे को मिली 30 उपयोगिता। उसके बाद मैंने दूसरा खाया, मिली 22, लेकिन टोटल कितनी मिली? 52। ये है कुल उपयोगिता। अब इसके आधार पर आप परिभाषा बना सकते हो। कैसे? एक निश्चित समय में सभी इकाइयों की उपयोगिताओं का योग ही क्या होता है? कुल उपयोगिता होती है। तो जितनी इकाइयों का हमने उपभोग किया है एक निश्चित समय में, मान लेते हैं मैंने पहली रोटी खाई, मेरे को 10 उपयोगिता मिली, दूसरी खाई 8 मिली, तीसरी खाई 7 मिली, टोटल कितनी उपयोगिता मिली मेरे को? 25। बस, यानी जितनी इकाइयों का मैंने उपभोग किया है उन इकाइयों के सीमांत उपयोगिताओं का योग क्या होता है? कुल उपयोगिता होती है। यही कुल उपयोगिता का परिभाषा है, डेफिनेशन है। उसकी एक टेबल भी होगी, उसका एक डायग्राम भी होगा, वो हम आगे बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक बार तो हम इसका अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। समझ गए होंगे कुल उपयोगिता भी? जितनी भी इकाइयों का उपभोग करते हैं हम, उन सभी इकाइयों की उपयोगिताओं का योग, मैं लिख चुका हूँ, योग देखो, जोड़ देखो, यानी सभी इकाइयों की उपयोगिताओं का योग क्या कहलाता है? कुल उपयोगिता कहलाता है। देखो उसके बाद हम पढ़ते हैं सीमांत उपयोगिता। बहुत ही सिंपल है, एक शब्द आपको हमेशा याद रखना है, एक अतिरिक्त इकाई, बस। ये शब्द आपको परमानेंट याद रखना है। चलो इसका हम एक सूत्र भी लिख देते हैं। कुल उपयोगिता बराबर कितना ही मिला लो, कोई बात नहीं। अब ये सूत्र हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे सीमांत के अंदर। देखो एक अतिरिक्त इकाई, बस ये शब्द आपको याद है तो मान के चलो लगभग 7-8 लेसन के अंदर आपको ये शब्द मिलेगा, एक अतिरिक्त इकाई। अब देखो कैसे, अब इसको मैं परिभाषा को पूर्ण करूँगा। कैसे? देखो मैंने पहली एक केला खाया, मेरे को 10 की उपयोगिता मिली, ठीक है। मैंने एक अतिरिक्त इकाई यानी एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाया, यानी मैंने दूसरा केला खाया तो मेरे को कितनी उपयोगिता मिली? 8 उपयोगिता मिली। कितनी मिली? 8। ये किसकी है? एक अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता है। किसकी है? अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता। ये इसकी क्या है? सीमांत उपयोगिता है, बस। इसका मतलब दूसरी इकाई की उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता क्या हुई? 8। देखो सिंपल सी बात है, कुल में तो हम क्या कर रहे थे? सबका जोड़ कर लिख रहे थे। सीमांत के अंदर आपको एक अतिरिक्त इकाई को देखना है, ठीक है। देखो कुल आ गया, टोटल आ गया, उसके अंदर तो आपको टोटल ही करना है, जोड़ ही करना है, योग ही करना है। वे सभी इकाइयों के उपयोगिता का जब योग कर देंगे तो कुल उपयोगिता होगी। लेकिन इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर आपको एक इकाई को देखना है, बस एक इकाई को। अब यहाँ देख लो, आपने एक इकाई प्लस की, देखो एक अतिरिक्त इकाई यानी 2 के ऊपर आपने जब एक इकाई बढ़ाई तो कितनी उपयोगिता मिली? 7। तो तीसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता कितनी है? 7। देखो बिल्कुल सिंपल है। अब देखो इसके अंदर मैंने क्या कहा था आपको, TU निकालेंगे। देखो MU1 यानी पहली एक इकाई की बात होगी, जहाँ पर सीमांत शब्द होगा वहाँ पर सिर्फ एक ही इकाई की बात होगी। पहली इकाई कितनी? देखो MU1 यानी पहली इकाई की कितनी उपयोगिता है? सीमांत 10। दूसरी इकाई कितनी है? 8। तीसरी कितनी है? 7। तो ये कितना हो गया? 25 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं हम सीमांत की। देखो सीमांत का एक सूत्र होता है बिल्कुल सिंपल सा, डेल्टा TU बटा डेल्टा Q। बिल्कुल सिंपल है। देखो इसको हम पूर्ण करते हैं। कैसे पूर्ण होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, बढ़िया दिखाई देगा आपको। सबसे पहले समझ लो होता क्या है। MU होता है सीमांत उपयोगिता। जो ये डेल्टा शब्द लगता है ना आपके, ये परिवर्तन को बताता है। ये ध्यान रखना आप, किसको बताता है? परिवर्तन को। भी कितना परिवर्तन हुआ किसमें? देखो परिवर्तन को किसमें परिवर्तन हुआ? तो कुल उपयोगिता में। किसमें परिवर्तन हुआ? उपभोग में, बस इकाई में। अब देखो इसके आधार पर निकालते हैं, इसी समीकरण को पूर्ण करते हैं। देखो
पहली इकाई में कुल उपयोगिता 10 ही रहेगी क्योंकि एक इकाई का उपयोग किया, दूसरे का किया 10 और 8 कितने हो गए 18, तीसरे का किया 18 और 7 कितने हो गए 25। अब इसके आधार पर मैं आपको ये कहूँ कि आप दूसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता निकालो। तो दूसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता बराबर TU, यानी कितना परिवर्तन हुआ। देखो 10 से कितने आ गए 18, परिवर्तन देखना किसमें है, कुल उपयोगिता में देखना है। किसमें देखना है, कुल उपयोगिता में। तो कितना परिवर्तन हुआ, देखो 10 से 18 आ गए, इसका मतलब 8 का परिवर्तन हुआ। कितने का हुआ, 8 का। उसके बाद इकाई में परिवर्तन, देखो कितने का परिवर्तन हुआ, 1 का। 1 से 2 पर आए तभी 18 हुआ, 1 का। तो mu2 बराबर 8 को जब 1 से भाग दिया कितना आ गया आपके पास, 8 आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है। टोटल में तो आपको क्या देखना है, योग को देखना है, सीमांत के अंदर एक इकाई का देखना है। और इकाई का निकालने के लिए भी अब देखो इसकी मैं एक परिभाषा बताता हूँ आपको। इकाई में परिवर्तन करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।